for having given me this चंद्रकांत opportunity. कायरे। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बोलने का अवसर दिया। शिवसेना की ओर से मैं इस दोनों विधेयक का सपोर्ट करने के लिए मैं खड़ा हूँ। दी जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल 2011 एंड कॉन्स्टिट्यूशन 114 बिल 2010। उपाध्यक्ष महोदय, न्यायपालिका ये एक अपना स्तंभ, चौथा स्तंभ में से एक स्तंभ है। न्यायपालिका के बारे में बहुत लोगों की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, एक रिस्पेक्ट भी है और एक उनसे जिस प्रकार से मतलब न्याय मिलेगा यहाँ, ऐसा करके लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आज अपने भारतवर्ष में, पूरे देश में एक 3 करोड़ मतलब जितना पेंडेंसी है, वो पेंडेंसी कितनी ज़्यादा पेंडेंसी है, 3 करोड़ 27 लाख केसेस पेंडिंग है। ऐसे देश भर में जितने भी न्यायपालिका है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, नीचे के सीनियर जजेस के कोर्ट है, बाकी छोटे जो जजेस हैं, इतनी बड़ी पेंडेंसी है कि पेंडेंसी के कारण से कई लोगों को न्याय नहीं मिलता। विशेषता मैं ये कहूँगा कि अगर समझो छोटे कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ उनका मतलब अपील करना पड़ा, उसके बाद में उसका न्याय नहीं मिला तो वो हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आता है। अभी यहाँ वही चर्चा हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद में गरीबों को न्याय कैसा मिलेगा। आज वहाँ के वकीलों की फीस भी कई गुना मतलब लाखों में होती है। हमारे गरीबों को कौन कैसा मतलब न्याय मिलते रहेगा, कौन फीस भरेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न सारे लोगों के सामने खड़ा है। मैं कहूँगा उपाध्यक्ष महोदय, अगर ये इसमें अभी जैसा विधि आयोग के माध्यम से जैसा विधि आयोग जजेस का निर्माण होने वाला है, मैं तो ये सपोर्ट करूँगा कि 62 हाई कोर्ट के जज का एज लिमिट आपने 62 से 65 कर दिया, वो बहुत अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस इतना ही किया 65। उसके कारण से कई जजेस का मतलब जो भी जजेस 62 ईयर्स के रिटायर होने के बाद में कई राज्य शासन तक कभी उनको कोई आयोग पे नॉमिनेट करते, कभी कोई और इसमें उनको समिति नेमते, समिति का अपॉइंटमेंट करते और उसमें फिर वो कमिटी चलती रहती। लेकिन उससे बेस्ट वे ये है कि उनको 65 जो करना पड़ रहा है, उसके लिए मैं आपको भी सपोर्ट करता हूँ, मतलब आपके माध्यम से सरकार के ये विधेयक को सपोर्ट करता हूँ। आज जितने भी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं। आज कितने आरोप यहाँ लग रहे हैं, हमने भी देखा है। पार्लियामेंट में भी एक रामास्वामी की केस हुई थी, उस समय भी, उसके बाद में फिर सौमित्र सेन, उनका भी यहाँ हम लोग सभी तैयार थे क्या सौमित्र सेन क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, उनको से क्या क्वेश्चन रेज करेंगे। लेकिन उसके पहले ही राज्यसभा ने उनको ये करने के बाद में उन्होंने उनके पद का उन्होंने इस्तीफा यानी कि रेजिग्नेशन दे दिया, और रेजिग्नेशन देने के बाद में फिर वो उसके आगे क्या पता नहीं। मैं कहूँगा आपके माध्यम से सरकार से, सभापति महोदय, ऑनरेबल मंत्री जी को मैं पूछना चाहता हूँ कि समझो एक एक्स सीएम, एक्स मिनिस्टर्स या स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, अगर उसके बाद में उसके कोई मतलब मैटर्स चलते रहे कोर्ट में और उसको अगर कुछ ये हो, इनको इंक्वायरी भी हो जाती है, तो इंक्वायरी सामने जनता के सामने आती है, सभी के सामने आती है। ये तो अपना एक व्यवस्था का प्रश्न है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जैसा सौमित्र सेन का क्या हुआ बाद में, उनको कोई फाइन, उनको कोई सज़ा, उनको कोई मतलब उनके ऊपर एक्शन हुई क्या नहीं, क्या उन्होंने रेजिग्नेशन देने के बाद में छूट गया सब कुछ? ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं ये मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि आपके उत्तर के भाषण में आप कहेंगे कि सौमित्र सेन का बाद में क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने इतना भ्रष्टाचार वो अपने पार्लियामेंट में, राज्यसभा में सिद्ध हुआ, तो उसके आगे फिर उसने कुछ उनके ऊपर कुछ एक्शन हुई क्या नहीं? बस एक्शन करना नहीं करके ऐसा अगर रुके होंगे तो उन्होंने फिर जो गुनाह किया उसका गुनाह का सज़ा कौन देगा? वो न्यायपालिका का काम करने वाले थे, उन्होंने जो न्यायपालिका उन्होंने जो आज अभी तक जितना भी न्याय दिया होगा या जजमेंट दिया होगा, तो उसके बारे में भी शासन का निर्माण होती है। मैं कहूँगा कि जैसे कई जजों के ऊपर मतलब
यहाँ तो अभी कहा गया है कि कल्याण बनर्जी ने भी कहा कि 95% लोग 95% जजेस प्रामाणिक होते हैं। ये तो मैं भी मानता हूँ, सभी प्रामाणिक होते हैं, मैं ऐसा कहूँगा। लेकिन जो आरोप आते हैं, जैसे अन्ना हजारे के जो शांति भूषण है, उन्होंने ये कहा कि 9 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इंक्वायरी होना चाहिए, उन्होंने पैसे खाए। ऐसा नहीं, वो तो आगे है ना, वो बोलता ना भाई, और इसलिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हुआ तो चलेगा। अभी हमारे सांसद भाई ने भी कहा कि ये बात है, ये ज़रूरी है कि अगर ऐसे आरोप और मतलब जाहिर हो रहे हैं तो फिर तो ठीक नहीं है। इसलिए उनके जो आरोप के बारे में भी आप क्या करेंगे। इसलिए हम लोग जो आज भी ये मानते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, और जो भी हम लोग उनकी पारदर्शिता है ऐसा कहते हैं, तो इसका मतलब उनका भी इंक्वायरी क्या हुआ पता नहीं, वो भी होना चाहिए। विधि आयोग के माध्यम से भी उनके ऊपर कुछ कंट्रोल आएगा ऐसा मैं जानता हूँ, और विधि आयोग के माध्यम से उनकी सिस्टम भी ठीक हो जाएगी ऐसा मैं भी मानता हूँ। इसलिए उनकी इंक्वायरी वगैरह आज अभी मतलब मेरे इसमें तो है मुद्दे में, लेकिन हमारे हुकुमचंद जी ने भी कहा, जो अपने अभी भी कोई आयोग पे है, वो उनके ऊपर कई आरोप हो गए, पेपर में आया, उनके ऊपर मिड डे पेपर में कितने बार आया, उनकी प्रॉपर्टी क्या है कितने बताए। तो मैं ये चाहूँगा कि इनके ऊपर क्या एक्शन हुई, क्यों नहीं हुई। एक एमपी या एक्स मिनिस्टर या एक सीएम, इनके ऊपर एक्शन हो जाती है, तो बाकी इनके ऊपर क्यों नहीं होना चाहिए। इनके ऊपर भी इंक्वायरी होना चाहिए, इनका हमेशा। और मैं ये कहूँगा कि जो भी जजेस का अपॉइंटमेंट हो जाता है, अभी तो विधि आयोग से हो जाएगा, जो विधि आयोग से होने के समय में मैं कहूँगा कि उनकी वो पहले क्या करते थे। अभी यहाँ हमारे विजय बहादुर सिंह जी ने भी कहा कि कई जजेस जो जिसका अपॉइंटमेंट हुआ वो कई एडवोकेट थे, बहुत उनका मतलब नाम था, अच्छा था, ये भी हुआ तो चलेगा। लेकिन उनकी प्रॉपर्टी उस समय क्या थी, उसके बाद में क्या होगी, ये सारी प्रॉपर्टी का भी मतलब जो यहाँ बिल आया है उसमें भी लिखा है। तो इसका पूरा मतलब छानबीन भी होना चाहिए, तो ही ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ऐसा मुझे यहाँ का। भ्रष्टाचार अगर रुकेगा तो न्यायपालिका के बारे में लोगों को आज भी विश्वास है, वो आगे भी रहेगा। नहीं तो वो लोग बोलते रहेंगे कि क्या हुआ। भैया ये कहूँगा कि जैसे कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में अभी एक ऐसा एक मुद्दा आया, एक एडवोकेट नेशनल कंज्यूमर फोरम के काम करती थी और उसमें मेंबर भी थी। जजमेंट मैं आपके फेवर में दूंगी ऐसा बताने के लिए उसने 30 लाख लिया, वो अरेस्ट हो गई। अभी उनके पिताजी कौन थे आपको पता ही है। लेकिन ऐसा अगर ये होने लगा तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो भी छोटे मोटे जितने भी जजेस, मतलब छोटे कोर्ट के, बड़े कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं, उनके आसपास कुछ लोग घूमने लगे। वो आसपास लोग घूमने वाले जो लोग हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वो बोलते हैं कि हम आपका सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसा जजमेंट आपको दिलवा देंगे। ये सब घूमने वाले लोग हैं, उनको भी कुछ ऐसी सतर्कता होना चाहिए कि उनके ऊपर एक्शन हो, नहीं तो फिर अपने न्यायपालिका का नाम भी और भी दूषित हो जाता है। ये मैं निश्चित रूप से करूँगा। ये बिल को मेरा सपोर्ट करते ही मैं कहूँगा कि थोड़ा एक मेरा मुद्दा ऐसा है, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, मेरा स्पष्ट बात है। वहाँ जो उनका जो मेरिट है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनके वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनको लेना चाहिए, ऐसा मेरा ये महत्वपूर्ण मैं इसमें मुद्दे पे कहूँगा। तीसरी बात ऐसी है कि हम लोग हमेशा आंदोलन करते हैं। जब आंदोलन करने के समय में हमें कोर्ट में जाना पड़ता है, पुलिस हमारे नाम पे बता देती कि इनको हमने अरेस्ट किया था वगैरह, और फिर केस आती है। जब कई जगह आंदोलन करने के बाद में हम ये कहेंगे कि हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोग जनप्रतिनिधि हैं, ये सारे कई बार आंदोलन करेंगे हम, कोई बाकी दूसरा काम करने के बाद में कोई नहीं, लेकिन जो आंदोलन करने के बाद में भी हमको 10-10 बार कोर्ट में जाना पड़ता है। जो डैमेजेस 1000 रुपये की भी नहीं हुई तो भी हमें वहाँ बहुत बार जाना पड़ता है, पार्लियामेंट छोड़ के जाना पड़ता है। एक ऑनरेबल जज ने तो कहा था छोटे कोर्ट के, क्या हुआ फिर पार्लियामेंट चालू हुआ था, क्या हुआ, ये भी कोर्ट है। अगर ऐसा पार्लियामेंट को, संसद को अपमानित करने वाले जितने भी लोग होते हैं, उनको ज़रा एक
उनके इसमें बताना आपको एक ऐसे इनके आचार संहिता बनाना पड़ेगी कि जो किस बारे में आप कैसे कहते हैं। एटलीस्ट पार्लियामेंट के बारे में तो नहीं करना चाहिए। यही मैं आपके माध्यम से कहूँगा। और ये जो मेरे मुद्दे रखे मैं उसके बारे में आपको धन्यवाद। थैंक यू। मिस्टर समलई।